हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी आईएएस। और आज डेट है 9th ऑफ दिसंबर। आज के दिन जिन आर्टिकल्स को मैं आप सभी के साथ डिस्कस करूंगा उनमें से सबसे पहला जो आर्टिकल है दोस्तों वो हिमाचल प्रदेश को लेके है। आप लोग को पता होगा अभी यहाँ पे इलेक्शन चले और वहाँ पे जो कांग्रेस है वो जीत गई, आप कह सकते हैं इलेक्शन। नॉर्मल बात है, लेकिन क्यों जीती? एक इसकी सबसे बड़ी जो वजह बताई जा रही है वो ये है क्योंकि यहाँ पे कांग्रेस जो पार्टी है इन्होंने वादा किया था कि ये दोबारा से आप कह सकते हैं हिमाचल प्रदेश के अंदर ओल्ड पेंशन स्कीम लेके आएंगे, और ये काफ़ी बड़ा आप कह सकते हैं उनका प्रॉमिस था। इसी की वजह से यहाँ पे इन्हें काफ़ी सारा जो सपोर्ट है ये मिला है। मैं आगे बताऊंगा आखिर ये इससे क्या होता है, मतलब फ़ायदा ओल्ड पेंशन स्कीम क्या है। और मैंने इस पर एक सेपरेट वीडियो भी पूरी बनाई हुई है जहाँ पर मैंने पुरानी वाली और अभी नई वाली इन दोनों के बारे में डिस्कस किया है, तो आप लोग वो जाके पढ़ सकते हैं। दूसरा आर्टिकल दोस्तों आता है नेशनल पार्टी को लेके। आपको पता है कि आप जो है वो भी बन गई है नेशनल पार्टी। गुजरात इलेक्शन में 13% वोट थे इसके और उसके बाद ये बन चुकी है। तो क्या किन्हें कहते हैं नेशनल पार्टी, क्या बेनिफिट है इनको, ये सब हम डिस्कस करेंगे। और लास्ट में देखने वाले हैं इंडिया का और सेंट्रल एशिया का जो रिलेशन है उसको, हमारे ट्रेड के बारे में देखेंगे, किस तरीके से हम लोग आप कह सकते हैं सेंट्रल एशिया के साथ संबंध है हमारे, ये सब कुछ हम लोग देखने वाले हैं। काफ़ी मजा आएगा आप लोग को और इस वीडियो के बाद आपकी अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी लेवल की हो जाएगी। तो चलिए अब शुरू करते हैं और एक एक करके देखते हैं इन सभी को। लेकिन उससे पहले बता दूं कि 15 दिसंबर से आपके लिए जो लक्ष्य बैच है ये चालू हो जाएगा। आप लोग जाइए अभी एनरोल कीजिए, बेनिफिट ले सकते हैं हमारा कोड यूज़ करके जो कि है स्टडी आईएएस। साथ ही आज से आप लोग के लिए जो यूपीएससी सीएससी ऑप्शनल करने वाला ये चालू हो जाएगा, इसका फायदा भी आप लोग उठा सकते हैं। टॉप एजुकेटर के साथ आप लोग अपनी प्रिपरेशन कर सकते हैं। सीसेट की 12 दिसंबर से क्लासेस चालू हो जाएंगी। और दोस्तों आप लोग जल्दी जल्दी आइए और अपनी टेस्ट सीरीज वगैरह ले लीजिए। बहुत नॉमिनल प्राइसेस में आपको टेस्ट सीरीज भी मिल रही है। 0% की EMI अवेलेबल है, इसका फायदा आप लोग उठा सकते हैं। फ्री इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम भी अवेलेबल है, इसका बेनिफिट भी आप लोग जरूर लीजिएगा। तो दोस्तों यहाँ पे जो कांग्रेस है ये जीत चुकी है 40 सीट आउट ऑफ 68 जो असेंबली सीट थी हिमाचल प्रदेश में वहाँ पे, और उसने पीछे छोड़ दिया है बीजेपी को। आपको बता दूं कि सबसे बड़ा जो प्रॉमिस था कांग्रेस पार्टी का वो ये था कि अगर ये लोग जीतते हैं, जो कि अब जीत चुके हैं, तो ये UPS को लेके आएंगे, मतलब कि ओल्ड पेंशन स्कीम को लेके आए हैं स्टेट में। ये वाली जो आप कह सकते हैं काम है, बेसिकली प्रोमिसेस जो हैं वो कांग्रेस ने पहले भी किए हुए हैं। ओके, जिसके अंदर आप कह सकते हैं राजस्थान में ये चल रहा है इस टाइम पे और छत्तीसगढ़ के अंदर चल रहा है। दोनों में ही आप कह सकते हैं यही रूलिंग पार्टी है। इसके बाद दोस्तों जो आप है आम आदमी पार्टी, उन्होंने भी यहाँ पे नोटिफाई करते हुए बोला था कि पंजाब के अंदर अपने इलेक्शन के दौरान कि वो भी यहाँ पे स्विच करेंगे ओल्ड पेंशन स्कीम पे। ओके, अभी क्या है दोस्तों, जैसे ही यहाँ पे नई गवर्नमेंट होगी हिमाचल प्रदेश के अंदर, वो भी होगी किसके द्वारा, आप कह सकते हैं कांग्रेस पार्टी के कैंपेन प्रॉमिस के द्वारा। तो इस टाइम पे यहाँ पे कहीं ना कहीं जो स्टेट का फाइनेंस है वो हमें आप कह सकते हैं एक मुश्किल टास्क देखने को मिल सकता है। मैं बताऊंगा क्यों यहाँ पे ओल्ड पेंशन स्कीम जो है वो 2/3 से ज़्यादा यहाँ पे आप कह सकते हैं जो रेवेन्यू है स्टेट का उसको ले जाती है, और पैसा बचता नहीं है फिर डेवलपमेंट के लिए। इंफ्रास्ट्रक्चर कैसे बिल्ड करेगी स्टेट अगर उसका सारा पैसा ही इनमें चला जाएगा। ओके, तो ये भी हम आगे डिस्कस करने वाले हैं। देखिए काफ़ी बड़ी आप कह सकते हैं रिपोर्ट आई थी, स्टेट फाइनेंस ऑडिट रिपोर्ट ऑफ हिमाचल। ओके, उस टाइम पे आप कह सकते हैं इस कमिटी ने बताया था कि जो एक्सपेंडिचर है स्टेट का उसके अंदर यहाँ पे आपके इंटरेस्ट पेमेंट्स आती हैं, सैलरी और वेजेस में पैसा देना पड़ता है और पेंशन देना पड़ता है। ये इंक्रीज हुआ फ्रॉम 17,154 से आप कह सकते 2016-17 में इतना था, और 2020-21 में ये हो गया 22,464। तो ये काफ़ी अच्छा आप कह सकते हैं इंक्रीमेंट हमें देखने को मिला। जैसे यहाँ पे परसेंटेज बढ़ता है रेवेन्यू रिसिट के अंदर, तो जो कमिटेड एक्सपेंडिचर होता है वो भी इंक्रीज हुआ है, और ये दोस्तों 65.3% से लेके पहुँच गया 67.19% तक 5 साल के अंदर अंदर। ओके, जिस तरीके से यहाँ पे जो एक्सपेंडिचर बढ़ा है, एक्सपेंडिचर का मतलब क्या हो गया कि बेसिकली खर्चा आप मान लीजिए, एक्सपेंडिचर वही हमारा वो बढ़ा है, इसका मतलब जो लेसर मनी है वो अवेलेबल रही स्टेट की डेवलपमेंट के लिए। 2020-21 के अंदर मात्र यहाँ पे 1/3 जो स्टेट का टोटल रेवेन्यू रिसिट है वो अवेलेबल था डेवलपमेंटल आउटले के लिए। तो आप कह सकते हैं इतना कम पैसा था स्टेट के हित के लिए जो काम किया जा रहा था। 2020-21 के अंदर जो एक्सपेंडिचर था ऑन पेंशन वो खड़ा था दोस्तों आप कह सकते हैं लगभग 6,880 करोड़ पे। और दोस्तों यही ऑलमोस्ट 50% है, हायर है, बेसिकली 50% हायर है यहाँ पे आपका जो 2016-17 में था। एक्सपेंडिचर ऑन पेंशन दोस्तों ये इंक्रीज हुआ है फ्रॉम 15.66% से लेके आप अब पहुंच चुका है 18.21%। ओके, 2016 और यहाँ पे 20 और 21 के कंपैरिजन में अगर हम बात करें तो
जैसे जैसे यहाँ पे एक्सपेंडिचर बढ़ा है रेवेन्यू का, जो स्पेंडिंग है पेंशन पे वो भी इंक्रीज हुई है पिछले 5 सालों के अंदर। यहाँ पे दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा कि यहाँ पे ओनली अबाउट फोर्थ ऑफ द स्टेट रेवेन्यू जो है वो आता है ओन टैक्स रेवेन्यू से, ओटीआर से। और जो 2020-21 का है दोस्तों, इसके अंदर जो टोटल रेवेन्यू था स्टेट का, उसमें से मात्र आप कह सकते हैं 8083 करोड़ जो है वो आया था स्टेट ओटीआर से। ओके, ओन टैक्स रेवेन्यू। देखिए जो डेटा आता है फ्रॉम द कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, उनके हिसाब से तो ये दिखाता है कि हिमाचल प्रदेश का जो ओटीआर है वो भी इंक्रीज हो गया है। 14.84 था पहले, ओके, उससे इंक्रीज हो चुका है ये, इतना परसेंट इंक्रीज हुआ है बेसिकली। अगर हम बात करते हैं पेंडेमिक वाले ईयर से पहले वाला, मतलब कि 2019-20 वाला, जब पेंडेमिक था भी नहीं उस टाइम पे, हिमाचल प्रदेश के अंदर दोस्तों इनका जो टैक्स रेशियो था वो आप कह सकते हैं जो रेशियो है वो था टोटल रेवेन्यू रिसिट का एट जस्ट 24.80% पे, जो कि काफ़ी कम है ऑल स्टेट एवरेज के रेशियो से भी। ऑल मतलब कि दुनिया, मतलब पूरे कंट्री की जो हमारी स्टेट का ऑन एन एवरेज है बेसिकली रेवेन्यू का, वो दोस्तों रहता है 38.04, पर इनका था 24.80। तो ये भी आप कह सकते हैं काफ़ी बड़ी प्रॉब्लम वाली बात है। देखिए अब यहाँ पे एक वर्ड आता है रेवेन्यू बोयंस। ओके, रेवेन्यू बोयंस क्या होता है दोस्तों, यहाँ पे हमें डिक्लाइन देखने को मिला है। रेवेन्यू बोयंस क्या होता है, एक तरीके से रेशियो है या फिर आप कह सकते हैं एक तरीके से रिस्पॉन्सिवनेस है। हमें पता लगाने में मदद करता है ये कि जो भी फिजिकल वेरिएबल है, मतलब आपको मैं बहुत अगर एक सिंपल भाषा में पे समझाना चाहूँगा, तो आप मान लीजिए कि जिस हिसाब से यहाँ पे जो जीडीपी में इंक्रीज हो रहा है बेसिकली, वही इंक्रीज होता है यहाँ पे आप कह सकते हैं टैक्स में, तो वो यहाँ पे रेवेन्यू बोयंस कहलाता है। एग्जाम्पल से समझते हैं, मान लीजिए आप कह सकते हैं हमारा यहाँ पे कह सकते हैं जीएसडीपी आता है, ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, वो हमारा निकल के आता है 1.21 का। इसका क्या मतलब हुआ कि जो रेवेन्यू रिसीट है वो यहाँ पे इंक्रीज हुआ है 1.21% से। ओके, और यहीं पे अगर यहाँ पे इंक्रीज होगा 1% से, तब वो 1% का इंक्रीज होगा। तो इस तरीके से ये बात हमें पता लगती है। वहीं हिमाचल प्रदेश में दोस्तों यही आप कह सकते हैं जो बुएंसी है ये माइनस में जा रही है, -2.27 है। अब आखिर क्यों यहाँ पे बोला जा रहा है कि ओल्ड पेंशन स्कीम जो है ये बैड इकोनॉमिक्स है, क्यों यहाँ बोला जा रहा है कि इससे फायदा नहीं होने वाला है। देखिए अगर हम लोग बात करते हैं कुमुलेटिव पेंशन बिल के बारे में, तो वो यहाँ पे वो भी बढ़ चुका है हमारा। कम्युलेटिव मतलब होता है सब कुछ मिला के, तो वो भी बढ़ चुका है 3,86,001 करोड़ आप कह सकते हैं, इतना था 2020-21 के अंदर। ओके, और 1990 और 91 में दोस्तों ये मात्र आप कह सकते हैं मात्र 3,131 था। अब आप लोग देख सकते हैं कितना बड़ा जंप आया है, यहाँ पे 100 गुना ज़्यादा जंप आ चुका है। तो मान लीजिए आप पेंशन जो पेमेंट होती है दोस्तों, ये स्टेट का आप कह सकते हैं क्वार्टर जो टैक्स रेवेन्यू है वो ले जाती है, पूरा खत्म कर देती है, क्वार्टर से ज़्यादा। ऑलमोस्ट 80% जो यहाँ पे आप कह सकते हैं पैसा है रेवेन्यू, जो यहाँ पे आप कह सकते हैं हिमाचल के लिए आता है, वो जा रहा है आप कह सकते हैं पेंशन में। अगर हम लोग यहाँ पे रिस्टोर करते हैं ओल्ड पेंशन स्कीम को, तो वो शॉर्ट टर्म में गेन जरूर लेके आएगा हिमाचल में, पर दोस्तों आप कह सकते हैं इसके पास मात्र रह जाएगा 10% कॉन्ट्रीब्यूशन टुवर्ड्स द एम्प्लॉय पेंशन फंड। तो ये भी बहुत बड़ी बात है। अगर रिवर्ट किया जाएगा ओल्ड पेंशन स्कीम को, तो इसका मतलब ये रहेगा कि अब स्टेट को रिक्वायर्ड रहेगा कि वो 50% दे लास्ट अर्न सैलरीज को, गवर्नमेंट एम्प्लॉयज पोस्ट को जो भी रिटायर हुए हैं उन सभी को, तो उनकी 50% सैलरी उन्हें देनी पड़ेगी। इसके साथ साथ उन्हें यहाँ बेटर हेल्थ फैसिलिटीज़, उनके लाइफ इसमें मतलब जिंदगी भर जब तक हैं वो तब तक उन्हें देना पड़ेगा। ये आप कह सकते हैं और एक्स्ट्रा यहाँ पे प्रेशर दे देता है स्टेट पे, क्योंकि उन्हें फिर मेंटेन करना है उन लोगों को जो कि उनके स्टेट के हैं। तो ये सब चीज़ें जो कि हमें देखने को मिलती हैं इस टाइम पे। हर चीज़ अब अगर आप लोग देखेंगे तो यहाँ पे आप कह सकते हैं ओल्ड पेंशन स्कीम से कहीं ना कहीं नुकसान में आ रही है। ओके, अब दोस्तों अगला आर्टिकल आता है नेशनल पार्टी को लेके। अभी मैं बता दूं आप लोग को, आम आदमी पार्टी ने 5 सीट जीती थी गुजरात असेंबली इलेक्शन के अंदर, और ये 5 सीट जो है वो टोटल की 13% निकल के आती है। इसके बाद से यहाँ पे जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है, इसने यहाँ पे रिकॉग्नाइज किया है आपको एज अ नेशनल पार्टी। कौन होती है नेशनल पार्टी? तो देखिए ये जो नाम है आप कह सकते हैं नेशनल पार्टी का, ये मतलब होता है बेसिकली कि वो पार्टी का नेशनल मतलब कि पूरे हमारे देश भर में प्रेजेंस है। ये दोस्तों बिल्कुल अलग है रीजनल पार्टी से, क्योंकि रीजनल पार्टी का कहाँ रहता है प्रेजेंस? रीजनल पार्टी रहेगी आपको सिर्फ और सिर्फ एक मतलब अपने अपने रीजन के अंदर, अपने अपने एरिया में, तो वो होती है आप कह सकते हैं रीजनल पार्टी। और नेशनल पार्टी कौन सी होती है? जो हमारे पूरे देश में रहती है। तो हम मान सकते हैं कि हमारे पूरे देश के लिए यहाँ कह सकते हैं रीजनल नेशनल पार्टी रहती है। ये देश का मैंने बनाया नहीं, बस आपको मैंने स्ट्रक्चर बना दिया है एक ऐसे ही, कहीं फिर कमेंट में लिखेंगे सर आपको बनाने नहीं आता, तो इसीलिए। ओके,
नॉट एवरी नेशनल पार्टी हैज़ अ लॉट ऑफ पॉलिटिकल क्लाउट नेशनली। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पे जितनी भी नेशनल पार्टी हैं, ऐसा नहीं होता है कि सारी सारी बहुत फेमस रहेंगी, क्योंकि अभी मैं आपको कुछ चीज़ बताना चाहूँगा। जैसे कि आपको बता दूँ मैं, कुछ ऐसी पार्टीज़ हैं, जैसे कि मान लीजिए आप लोग डीएमके तमिलनाडु के अंदर, बीजेडी हो गया आपका उड़ीसा में, वाईएसआरसीपी हो गया आंध्र प्रदेश में, आरजेडी हो गया बिहार में, टीआरएस हो गया तेलंगाना के अंदर। तो आपको क्या लगता है नेशनल पार्टी है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। ये दोस्तों इनका है नेशनल अफेयर्स में, यहाँ पे काफी बड़ा हाथ है इनका, लेकिन ये नेशनल पार्टी नहीं है, ये रीजनल पार्टी है सारी सारी। कुछ बहुत छोटी छोटी पार्टी जिनका नाम आपने सुना भी नहीं होगा, सीपीएम हो गया आपका, सीपीआई हो गया, ये सब नेशनल पार्टीज हैं। तो आप लोग बताइएगा कि सीपीएम और सीपीआई जो है उनका फुल फॉर्म क्या है। ओके, यहाँ पे दोस्तों बता दूं कि इसका मतलब ये रहता है बेसिकली कि उस पॉलिटिकल पार्टी के कुछ बेनिफिट हैं अगर नेशनल पार्टी से रिकॉग्नाइज किया जाता है। तो पहला बेनिफिट ये है कि उसका जो इलेक्शन सिंबल है, ओके, वो रिजर्व हो जाता है उसके कैंडिडेट के लिए पूरे देश भर में, सिर्फ उसी कैंडिडेट यूज कर पाएंगे। और एक और बात दोस्तों कि जिस पार्टी को यहाँ पे नेशनल पार्टी का मिलता है ना, उसके पास एक बेनिफिट ये भी है कि उसको यहाँ पे लैंड मिलेगी दिल्ली के अंदर, जहाँ पे वो अपनी पार्टी ऑफिस खोल सकता है। ये बहुत बड़ी बात है, ये मुझे भी काफ़ी इंटरेस्टिंग लगा कि नेशनल पार्टी को मिलते ही ये भी रहता है। और इससे ज़्यादा इंटरेस्टिंग जो है दोस्तों वो ये बात है कि पहले 20 लोग अलाउड थे एज अ स्टार कैंपेनर्स, मतलब जो सेलिब्रिटी वगैरह होती है ना वो, लेकिन नेशनल पार्टी में 40 लोग अलाउड होते हैं कि आप लोग स्टार कैंपेनर्स को बुला सकते हैं। काफ़ी बड़ी बात है। ओके, अब जो ईसीआई दोस्तों इन्होंने कहा कि कुछ यहाँ पे स्पेसिफिक क्राइटेरिया है फॉर रिकॉग्निशन एज अ नेशनल पार्टी। पार्टी को यहाँ पे गेन और लॉस लेना पड़ता है नेशनल पार्टी स्टेटस फ्रॉम टाइम टू टाइम, डिपेंडिंग ऑन जो भी क्राइटेरिया उस टाइम पे रखे हुए हैं उनके हिसाब से। ओके, कुछ यहाँ पे बातें हैं जो कि इंपॉर्टेंट नहीं, क्योंकि आपको इतना नहीं डीप में जाना है कि भाई कितना कितना होना चाहिए। हाँ, जिसका ज़्यादा मन कर रहा है वो पॉज करके पढ़ लीजिएगा। अब आप कैसे स्टैंड करती है, देखिए आप जो है वो पावर में भी है विद अ लार्ज वोट शेयर दिल्ली और पंजाब के अंदर। गोवा में दोस्तों जो इलेक्शन होता है मार्च में, वहाँ पे भी ये जीतती है 6.77% वोट से, काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस चल रही है। अभी जो करंट इलेक्शन हुए यहाँ पे लगभग 6% तक इसने लिया। ओके, 4th स्टेट बन जाती है दोस्तों, आपको बता दूं जहाँ पे ठीक ठीक चल रहा है इसका काम। तो इसीलिए वहीं आप अगर मैं बताऊँ आपको, जो आप है इसके पास सिर्फ 1% वोट था हिमाचल में, लेकिन लगभग 13% वोट थे गुजरात में, जो कि लगभग आप कह सकते हैं डबल है जितने चाहिए होता है। रिक्वायर्ड तो 6% चाहिए होता है, पर लगभग यहाँ पे डबल है, तो ऑब्वियसली बन गया ये। अभी यहाँ पे कौन कौन सी पार्टी नेशनल पार्टी है, जैसे कि बीजेपी होगी, कांग्रेस होगी, टीएमसी है, सीपीआई एम है, सीपीआई है, एनसीपी, बीएसपी हो गया आपका, फिर कोरेंड संगमा हो गया आपका, नेशनल पीपल्स पार्टी हो गया आपका। इन सभी को रिकॉग्नाइज किया था 2019 के अंदर एज अ नेशनल पार्टी। जो आप है ये 9th पार्टी बन चुकी है जिसे रिकॉग्नाइज किया गया है एज अ नेशनल पार्टी, तो ये बात भी आप लोग ध्यान रखिएगा। अब देखिए दोस्तों, हमारा थर्ड आर्टिकल आता है जहां पे हम डिस्कस कर रहे हैं कि भारत का और सेंट्रल एशिया का क्या रिलेशन है। हमारे जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर हैं अजीत डोवाल साहब, जिन्होंने मतलब यहाँ पे हर एक तरीके से भारत का सपोर्ट किया है, अपने दिमाग का पूरा इस्तेमाल, पूर्ण इस्तेमाल जिसे कहते हैं वो करते हुए इन्होंने भारत की सिक्योरिटी में अपना सबसे बड़ा योगदान दिया। ओके, ये होस्ट करते हैं एक मीटिंग अपने काउंटर पार्ट्स फ्रॉम 5 सेंट्रल एशियन कंट्रीज के लिए, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान और तुर्कमेनिस्तान। तो आप कह सकते हैं इनके लिए हुआ था न्यू दिल्ली 6 दिसंबर को। सभी कंट्रीज एक्सेप्ट तुर्कमेनिस्तान जो है उन्होंने अपने एनएसए भेजे थे। ओके, और जो यहाँ पे अजबागढ़ जो है उन्होंने रिप्रेजेंट किया था बाय इट्स एम्बेसडर इन दिल्ली। जो मीटिंग है दोस्तों ये यहाँ पे काम करती है एज अ बैकड्रॉप ऑफ रशियन यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट और जो सिक्योरिटी सिचुएशन है अफगानिस्तान अंडर तालिबान। उसके बाद यहाँ पे फर्स्ट इंडिया सेंट्रल एशिया वर्चुअल समिट हुई थी 2027 में इसी साल, उसके बाद हमें ये मीटिंग देखने को मिली। जो लीडर्स हैं दोस्तों सेंट्रल एशियन कंट्रीज के, उन्हें इनवाइट किया गया था फॉर द रिपब्लिक डे सेलिब्रेशन, बट देयर इन पर्सन पार्टिसिपेशन जो है वो नहीं हो पाया ओमिक्रॉन लेड कोविड की वजह से। अब एंगेजमेंट हमारी सेंट्रल एशिया के साथ कैसी है, देखिए आपको पता है सिल्क रूट कनेक्ट करता है भारत को विद सेंट्रल एशिया फ्रॉम 3rd सेंचुरी बीसी से लेकर 15th सेंचुरी एडी तक। हमारे जो एक्सपोर्ट्स हैं ऑफ बुद्धिज्म टू द लास्टिंग इन्फ्लुएंस ऑफ बॉलीवुड, इंडिया ने दोस्तों काफ़ी ज़्यादा ओल्ड और डीप कल्चर यहाँ पे टाई किया है उसी रीजन के साथ, मतलब हमारा अच्छा रिलेशन रहा है सेंट्रल एशिया के साथ। 1955 में दोस्तों जब 16 डे की विजिट पे आप कह सकते हैं गए थे हमारे प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू साहब, वो ट्रेवल कर रहे थे एलमेटी, ताशकेंट, एशगाबाद और इन सब के यहाँ पे कह सकते हैं जो कैपिटल्स थे जो कि अभी नए नए न्यूली इंडिपेंडेंट कंट्रीज बने थे आफ्टर 1991 कोलैप्स ऑफ यूएसएसआर के बाद, तो वो सबसे यहाँ पे ये लोग मतलब मिल के आए थे हमारे जवाहरलाल नेहरू साहब। उसके बाद प्राइम मिनिस्टर पीवी नरसिम्हा राव जो हैं उन्होंने भी विजिट किया था।
कजाकिस्तान उज्बेकिस्तान को 1992 में, फिर तुर्कमेनिस्तान और किर्गिस्तान को यहाँ पर 1995 में। 2003 के अंदर अटल बिहारी वाजपेयी पहले प्राइम मिनिस्टर बने थे जो कि विजिट करके आए थे तजाकिस्तान को। ये ट्रैवल कर चुके थे यहाँ पे कजाकिस्तान को पिछले साल ही, ओके, और फिर उसके बाद 2003 में ये तजाकिस्तान को घूम के आए थे। मनमोहन सिंह ने विजिट किया उज्बेकिस्तान को 2016 में, और जो यहाँ पे कर्ग जो कैपिटल है अस्ताना की, उसे 2011 में इन्होंने विजिट किया। इंडिया ने दोस्तों काम तो यहाँ पे अपने रिलेशन पे फोकस किया, क्योंकि यहाँ पे आप कह सकते हैं जिस तरीके से आप लोग को पता होगा यूएस न्यूक्लियर डील चल रही थी, चाइना की 2003 बॉर्डर पैक्ट था, पाकिस्तान का दोस्तों आफ्टर में था 2008 का मुंबई अटैक के बाद, तो इसके बाद भी यहाँ पे हमारा काम सही सही चल रहा था और हम लोग यहाँ पे इनके साथ रिलेशन बना रहे थे। इंडिया इसके साथ साथ यहाँ पे अटेंड करा था संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन समिट्स को, जो कि यहाँ पे अटेंड हो रही थी बाय दी सेंट्रल एशियन कंट्रीज के द्वारा, ओके, और यहाँ पे कह सकते हैं मेंबरशिप की रिक्वेस्ट भी रखी गई थी। हमारा मेन फोकस ये था कि हम लोग कनेक्ट कर सकें सेंट्रल एशिया पॉलिसी को 2012 में जो था हमारा। उसके बाद यहाँ पे कह सकते हैं रिसीव किया गया एक फिलिप विद प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, जो कि विजिट कर चुके हैं चारों ही मतलब पांचों ही सेंट्रल एशियन कंट्रीज को जुलाई 2015 में, ओके, और ये आप किस तरह विजिट करने वाले पहले इंडियन प्राइम मिनिस्टर बने थे। कुछ यहाँ पे हमारी बैटल है स्ट्रेटेजिक स्पेस के लिए, जैसे कि सेंट्रल एशिया जो है दोस्तों वो हमेशा ही यहाँ पे रशियन बैकयार्ड की तरीके से हमें देखने को मिला है। 20 से 30% जो यहाँ पे पॉपुलेशन है वो रशियन ओरिजिन है, और रशियन यहाँ पे स्पोकन है, वहाँ पे मतलब लोग रहते हैं बेसिकली, क्योंकि पहले तो सब एक ही था, यूएसएसआर था, अब अलग अलग हो गया। जो सेंट्रल एशिया है दोस्तों ये एक्सट्रीमली रिच है मिनरल्स में, नेचुरल रिसोर्सेज में। जो यहाँ पे आपका कजाकिस्तान है बेसिकली वन ऑफ द बिगेस्ट रिजर्व है यूरेनियम का। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे कोल, लीड, जिंक, गोल्ड, आयरन वगैरह भी मिलती है। फिर दोस्तों यहाँ पे अगर हम बात करें क्रिज के बारे में, क्रिज रिपब्लिक वो काफ़ी ज़्यादा आप कह सकते हैं रिच है गोल्ड और हाइड्रो पावर के अंदर। साथ ही साथ अगर हम बात करें तुर्कमेनिस्तान के बारे में, तो वन ऑफ द वर्ल्ड लार्जेस्ट रिजर्व है यहाँ पे नेचुरल गैसेस का। और साथ साथ जो यहाँ पे तजिकिस्तान है दोस्तों इसमें ह्यूज हाइड्रो पावर पोटेंशियल है। उज्बेकिस्तान के अंदर दोस्तों गोल्ड, यूरेनियम और नेचुरल गैस है। तो सेंट्रल एशिया के ये वो पार्ट्स हैं जहाँ पे पैसा ही पैसा या फिर मिनरल्स ही मिनरल्स हैं, ओके, और इनसे काफ़ी बड़ा फायदा भी होता है। एक और बात दोस्तों बता दूं मैं कि जो पीपल्स लिबरेशन आर्मी मतलब कि जो चाइना थे 2010 के चाइना की तरफ से जो आर्मी के जनरल थे, उन्होंने ये बात कही थी कि बाय कस्टम पीपल फ्रॉम कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और तजाकिस्तान टुगेदर, ओके, और साथ साथ जो यहाँ पे शीजियांग है, अगर सेंट्रल एशिया रीजन में रहते हैं तो वो सबसे ज़्यादा आप कह सकते हैं टॉप पे रहने वाले लोग रहेंगे, और चाइना के जो लोग हैं वो स्वर्ग की तरह ट्रीट करेंगे। तो ये बात इन्होंने बताई थी, क्योंकि इनके पास इतना सारा रिसोर्स है तो ऑब्वियसली इनके पास पैसा भी है। चाइना के प्रेसिडेंट हैं सी जिनपिंग, इन्होंने चाहा था ये विजिट करेंगे 4 सेंट्रल एशियन कंट्रीज को अपने पहले ओवरसीज ट्रिप के अंदर, जो कि सितंबर 2022 में था। आफ्टर 2 years ऑफ कोविड रिलेटेड डिसरप्शन इन्होंने यहाँ पे स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस वाला काम किया था उस रीजन में, ओके। देखिए दोस्तों हमारा आप कह सकते हैं बहुत बड़ा रीजन ये भी है कि हमें यहाँ पे सिक्योरिटी कॉपरेशन चाहिए अपने तालिबान जिस तरीके से यहाँ पे ले चुका है अफगानिस्तान को, उसके बाद फिर चाइना का जो इन्फ्लुएंस है उस रीजन में, उसके बाद हमें यहाँ पे अपने कहीं ना कहीं काम करना पड़ेगा। हमारे प्लान ये है कि हम लोग कनेक्टिविटी बिल्ड कर सकें यूरोप के साथ, जिसके अंदर आपका हमारा इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर जो है वो काम ठीक हो पाए। उसके बाद कहीं ना कहीं हमारी जो एनर्जी नीड है, जैसे कि आपको पता है तुर्कमेनिस्तान में यहाँ पे प्रपोज किया है तापी जो है गैस पाइपलाइन वाला, उसके साथ साथ हमारा काम रहने वाला है। और हमारा ओल्ड कल्चर जो लिंक है उसको भी हम लोग यहाँ पे लेके साथ चलना चाहते हैं, इसीलिए हम लोग सेंट्रल एशिया के साथ अपने रिलेशन बिल्ड कर रहे हैं। अभी न्यू दिल्ली जो एंगेजमेंट हुई है उसके बारे में बताऊँ मैं आपको। बेसिकली रिसेंटली एंगेजमेंट चालू होगी बेसिकली मैं आपको बता दूं। इंटर सेंट्रल एशिया फॉरेन मिनिस्टर यहाँ पे मीटिंग करेंगे, यहाँ पे 19 दिसंबर को करी थी उन्होंने 2021 के अंदर, ओके। और जो मीटिंग है दोस्तों ये आप कह सकते हैं काफ़ी बड़ा बैकड्रॉप लेके आता है फॉल ऑफ काबुल का, मिड अगस्त के अंदर लास्ट ईयर जब हुआ था उस टाइम पे। और कहीं ना कहीं आप कह सकते हैं एनएसए जो है हमारे सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ के वो सब यहाँ पे मिले, अलॉन्ग विद द एनएसए ऑफ रशिया, ईरान, इन लोगों ने भी अटेंड किया था। और अफगानिस्तान फोकस्ड रीजनल सिक्योरिटी डायलॉग पे हमने काम किया था। बेसिकली उनके लिए जो बातें थी उन्होंने डिस्कस किया था। जो यहाँ पे आप कह सकते हैं मीटिंग हुई थी, उस मीटिंग के दौरान ही हमारे जो एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर थे एस जयशंकर साहब, उन्होंने ये बोला था कि सेंट्रल एशियन जो काउंटर पार्ट्स हैं वो यहाँ पे काफ़ी बड़े कंसर्न और ऑब्जेक्टिव के साथ काम कर रहे हैं। पहली बात दोस्तों हमारा एक यही एम है कि हम लोग किस तरीके से काम करेंगे, वो ये है कि हम लोग कहीं ना कहीं अपना इंक्लूजन मतलब कि अपना कहीं ना कहीं सहयोग दिखाएं, जो रिप्रेजेंटेटिव हैं गवर्नमेंट के उनके साथ फाइट करें टेररिज्म के साथ, ड्रग ट्रैफिकिंग हो गया आपका, इंश्योर करें अनहिंडर्ड ह्यूमैनिटरी असिस्टेंस हो गया, और कहीं ना कहीं जो राइट्स हैं वुमेन, चिल्ड्रन और माइनॉरिटीज़ के उनको मेंटेन करने की कोशिश करें। इसी बात को यहाँ पे फॉलो करते हुए हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब ने भी 27 जनवरी 2022 को वर्चुअल मीटिंग में कहा था, सेंट्रल एशियन के साथ जो हुई थी उस टाइम पे इन्होंने कहा था इंटीग्रेटेड अप्रोच टू रीजनल कॉर्पोरेशन एंड फ्लैग अफगानिस्तान एज अ कॉमन कंसर्न। इस बात को यहाँ बोला, मतलब हमारा मेन इशू ये है कि हम जो हमारा सहयोग बेसिकली अफगानिस्तान पे, कि अफगानिस्तान पे ऐसे कैसे टेररिज्म इतना बड़ा लेता है और पूरा कब्जा कर लेता है, तो इसको लेके हम चाहते हैं कि हम कुछ ना कुछ काम कर सकें।
ओके, इसके 2 दिन बाद ही मैं बताऊँ आपको, इससे 2 दिन पहले ही बेसिकली चाइना ने भी होस्ट करी थी एक लीडर्स अपने समिट में, जहाँ पे बीजिंग पे आए थे, और इसको यहाँ पे स्विफ्टली ऑर्गेनाइज किया गया आफ्टर इंडिया अनाउंसमेंट। इस तरीके से मोदी और 5 और सेंट्रल एशियन जो लीडर्स हैं उन्होंने डिसाइड किया कि वो यहाँ पे होल्ड करेंगे लीडर समिट एवरी 2 ईयर, मतलब कि हर 2 साल बाद हम लोग काम करेंगे इस पे, और वहीं आके हम लोग डिस्कस करेंगे अपने फॉरेन ट्रेड मिनिस्टर के साथ, आएंगे वहाँ पे सब यहाँ पे साथ करेंगे अफगानिस्तान पे कि कैसे काम किया जाएगा। जॉइंट काउंटर टेररिज्म एक्सरसाइज वगैरह करने वाले हैं हम लोग अपनी कंट्री, मतलब इन सभी कंट्रीज़ के साथ, और सही तरीके से हम लोग इस्तेमाल करेंगे अपना जो छावरा पोर्ट है 5वीं कंट्री का, उसको यहाँ पे ऑप्शनलाइज करवाएंगे। अब चाइना जो है दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि उसका डायरेक्ट बॉर्डर है उसी रीजन के साथ, बायलैटरल ट्रेड है दोस्तों $50 बिलियन की विद सेंट्रल एशिया, और कहीं ना कहीं मेजर इन्वेस्टमेंट कर रखे हैं उन्होंने इसी कंट्रीज में विद बेल्ट और रोड इनिशिएटिव के साथ। इंडिया का ट्रेड जो है दोस्तों उस रीजन में वो आप कह सकते हैं $2 बिलियन का है। मैं बताऊँ आपको यहाँ पे जो ओवरलैंड ट्रांसपोर्ट एक्सेस है विद पाकिस्तान ब्लॉकिंग द वे, उसके बाद भी यहाँ पे काफ़ी बड़ा चैलेंज है इंडिया सेंट्रल एशिया प्लान के लिए। इंडिया यहाँ पे इंटीग्रेट करेगा अगर INSTC को विद छावरा पोर्ट ईरान में जो है, उसको काफ़ी बड़ी मदद मिलेगी, हम लोग एक्सेस कर सकते हैं रिच रिसोर्सेज को। ओके, और NSA ने दोस्तों ये बोला है कि जनरली यहाँ पे वो फोकस करेंगे सिक्योरिटी इशूज़ पे। कनेक्टिविटी की बात हुई, कॉरिडोर की बात हुई, पर 6 दिसंबर को यहाँ पे हुई थी मीटिंग, उसके अंदर इन्होंने इन बातों को डिस्कस किया। सिक्योरिटी पर्सपेक्टिव से इन्होंने काम किया और NSA का डिस्कस किया था। जो चैलेंज थे उनके वो यही थे, टेररिज्म और यहाँ पे रेडिकलाइजेशन, उस पूरे रीजन के अंदर जो बातें चल रही हैं उससे यहाँ पे हमारा मेन कंसर्न था। इंडिया दोस्तों अभी यहाँ पे नहीं चाहता कि पोस्ट सोवियत स्पेस को कैप्चर करे बाय चाइनीज। ओके, और साथ साथ जो NSA की एंगेजमेंट रही है की मैकेनिज्म इन दिल्ली टूल किट, उसको लेकर जून 2002 के अंदर दोस्तों जो वाजपेयी साहब हैं उन्होंने भी कहा था एलमेटी के अंदर दैट द न्यू सिल्क रूट इनिशिएटिव ऑफ इंडिया फॉरेन पॉलिसी सीक्स टू बिल्ड अ न्यू सिल्क रोड ऑफ फ्रेंडशिप एंड कॉर्पोरेशन बिटवीन इंडिया एंड सेंट्रल एशिया। और इसको हम लोग 2002 से ही कहते हुए आ रहे हैं। इसी बात को आगे ध्यान रखते हुए हम लोगों ने इस काम को चालू किया और अपना सहयोग जो है वो पूरे सेंट्रल एशिया रीजन में मेंटेन करने की कोशिश करी। ओके, तो आई होप कि अब तो आपको समझ में आएगा बातें कि किस तरीके की बातें हैं, कैसे हम लोग सेंट्रल एशिया के साथ अपनी कनेक्टिविटी मेंटेन कर रहे हैं, और जो बातें भी आपको समझ में आई होंगी। आज की वीडियो के दोस्तों इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैव अ नाइस डे एंड टेक केयर।